हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्टैटिक के सुपर 13 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं। ओके, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी से यही उम्मीद कि आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से नोट डाउन करते रहिए और पर डे इन सारी चीज़ों का रिवीजन करते रहिए। ओके, तो चलो हम लोग नेक्स्ट सेशन से जुड़ते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य भारत में किस राज्य में है। गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है। ओके, तो देखो पहले हम लोग कुछ और अलग से जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले आते हैं एमपी में। एमपी में एक है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? एमपी। दूसरा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। ठीक, बांधवगढ़ भी यही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये सब कहाँ पे है? एमपी में स्थित है। ठीक, कर्नाटक की अगर बात किया जाए तो कर्नाटक में बांदीपुर, बन्नरघट्टा, नागरहोल, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? कर्नाटक में। राजस्थान में आ जाओ, रणथंभौर, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सीता माता, ये सब कहाँ पे हैं? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक, अब अगर कह दिया जाए नंदनकानन, भीतरकनिका, ये सब कहाँ पे हैं? ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे है? ओडिशा में स्थित है। ओके, तो अगर कह दिया जाए गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो तो आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। कोई दिक्कत? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर सी इज राइट। गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि फड़ पेंटिंग का संबंध भारत के किस राज्य से। फड़ पेंटिंग का संबंध भारत के किस राज्य से? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, तो देखो भैया सबसे पहले तो आते हैं बिहार पे। बिहार की जो पेंटिंग है उसका नाम है मधुबनी मिथिला। मधुबनी और मिथिला कहाँ की है? बिहार की है। ओडिशा की आपकी है सौरा पेंटिंग। सौरा पेंटिंग कहाँ की है? ओडिशा की है। अगर कह दिया जाए गुलेर पेंटिंग, तो ये हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। ठीक, तो भैया अब अगर पूछा जाए फड़ पेंटिंग का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो फड़ पेंटिंग का संबंध भारत के राजस्थान राज्य से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट कि फड़ पेंटिंग का संबंध किस राज्य से? तो राजस्थान से। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। ओके, अब यहीं पे कुछ चीज़ें और हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कुछ नृत्य होते हैं जैसे कालबेलिया, घूमर, ये कहाँ के लोग रहते हैं? तो राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक, अभी जो राजस्थान है, राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर कह दिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके,
चलो बच्चा, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है पिंक सिटी, बी है ब्लू सिटी, सी है गोल्डन सिटी और डी है स्मोक सिटी। ठीक है, चलो तो देखो भैया, सबसे पहले तो पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। स्मोक सिटी कोलकाता को क्या कहा जाता है? स्मोक सिटी कहा जाता है। तो भैया अगर कह रहे जैसलमेर को किसके नाम से जाना जाता है तो गोल्डन सिटी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई दिक्कत? अगर कह दिया जाए सफ़ेद सिटी या वाइट सिटी, वाइट सिटी, ठीक है, सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है तो उदयपुर को। उदयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा है। ठीक, अगर कह दिया जाए सैंडल सिटी, मतलब चंदन वाला सैंडल, ठीक, ये कौन सा होगा? मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में स्थित। ठीक, अगर कह दिया जाए टेम्पल सिटी, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया तो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी सभी लोग। चलो बच्चा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है तो जैसलमेर को जाना जाता है। अब अगर कह दिया जाए भैया, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक किस वंश से संबंधित है। तो देखो भैया, सबसे पहले तो जानो कि ओडिशा में सूर्य मंदिर जो है, पहले तो हम जानते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। एक है मार्तंड सूर्य मंदिर, ये आपका है जम्मू कश्मीर। ठीक, एक आपका है कतरबल सूर्य मंदिर, कतरबल सूर्य मंदिर, ये आपका है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक भैया, और एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर या मार्तंड सूर्य मंदिर, सॉरी कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ पे थे? ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा राज्य में स्थित है। तो देखो भैया, करा ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक किस वंश थे? चोल, पल्लव, कदम, गंग। तो गंग वंश से संबंधित, किससे संबंधित थे? गंग वंश से। ठीक, अभी जो गंग वंश है, गंग वंश के राजा, गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण करवाया था। तो अगर कह दिया जाए भैया कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो गंग वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने करवाया था। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। इसे ही जो यहाँ उड़ीसा का सूर्य मंदिर है, इसे ही ब्लैक पैगोड़ा भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोड़ा भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है?
ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, तो 4 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक बच्चा, तो देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य एवं उनसे संबंधित राज्यों का क्रम गलत है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो देखो सबसे पहले जानते हैं भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं, जिनमें से पहला है आपका भरतनाट्यम, यह है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। दूसरा है कथकली कामा मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का? ये है केरल का। ठीक है, तीसरा है आपका अगला कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अगला कथक, कथक कहाँ का है? यूपी का। फिर है आपका मणिपुरी, मणिपुर का। फिर है आपका सतारिया, सत्रिया या सतारिया। ठीक, सतारिया असम का है। और एक आपका बचता है ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक, तो ये 8 आपके क्या हो गए? शास्त्रीय नृत्य हो गए। ठीक, जिनमें से भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक यूपी का, मणिपुरी मणिपुर का, सतारिया असम का और ओडिसी उड़ीसा का। तो अब ध्यान यहाँ देना है कि कौन सा मैच नहीं सही है। ठीक, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु सही है। कथकली कर्नाटक, अब कथकली कहाँ का है? केरल का है, और इसमें क्या दिया गया? कर्नाटक। तो अर्थात 5 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कोई दिक्कत किसी को? बोलो जल्दी। 5 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, ठीक। अगर कह दिया लोक नृत्य, अब ऐसे लोक नृत्य कुछ हैं, जैसे नौटंकी, नौटंकी प्लस रासलीला। रासलीला ये दोनों कहाँ के हैं? तो यूपी के हैं। नौटंकी और रासलीला कहाँ का है? तो यूपी का है। कोई दिक्कत बच्चा? ओके, चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को भी समाहित करता है? ओके, ऑप्शन है हीराकुंड बांध, दूसरा है टिहरी बांध, तीसरा है नागार्जुन सागर बांध और चौथा है भाखड़ा नागल बांध। ठीक, तो देखो भैया, पहले तो ध्यान देना है आपको, कुछ चीज़ें हम लोग अलग से जान लेते हैं। जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। तो ये भागीरथी प्लस भीलांगना नदी पे है। भागीरथी भीलांगना नदी पे। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पे है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश पे है। फिर एक आपका था भाखड़ा नागल बांध, ये सतलज नदी पे है। सतलज नदी पर कहाँ पे? पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, तो पूछ रहा है महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जल के संरक्षण को भी समाहित करता है? तो भैया कौन सा? हीराकुंड बांध। 6 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट, हीराकुंड बांध। अब देखना, हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड बांध
बांध ये उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। ठीक भैया, कहाँ पे है? उड़ीसा में है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक, अगर कहे भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचाई पर स्थित बांध, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध, ऊंचा नहीं, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध होती है टिहरी। टिहरी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित। ठीक, अगर कह दिया जाए भैया आपसे ओके कि भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध तो आपका होगा भाखड़ा नागल बांध। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बोलो जल्दी, चीज़ें समझ में आई सभी को? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 6 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चा, तो देखो भैया क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी की फसल से संबंधित नहीं है? तो देखो, पहला है सरसों, दूसरा है गेहूं, तीसरा है जौ, चौथा है धान। ओके, चौथा कौन सा है? तो धान है। तो देखो भैया, सरसों गेहूं और जौ ये सब किसकी फसल है? तो ये रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें हैं। किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। अब इसी के अंतर्गत रबी की फसलों के अंतर्गत चना, मटर, आलू आदि ये सारी फसलें आती किसके अंतर्गत? रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इनमें से बचा कौन भैया? धान। अब देखो खरीफ की फसलों में, खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे हो गया धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास आदि कर लो, ये सब किसकी फसलें होती हैं? खरीफ की फसलें होती हैं। ठीक है, और यहीं भी ध्यान देना बच्चा, जायद की फसल, जायद की फसलें जैसे उड़द, मूंग, खीरा, तरबूज आदि ये सब किस में उगाए जाते हैं? तो जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो धान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। धान जो है रबी की फसल के अंतर्गत नहीं आते। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। ओके, चलो बच्चा, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, तो देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? ऑप्शन ए है 9वीं, ऑप्शन बी है 10वीं, ऑप्शन सी है 11वीं, ऑप्शन डी है 8वीं। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग कुछ अन्य अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका की शक्तियां। ठीक है, फिर आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में 11वीं में है पंचायती राज, व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। फिर आती 10वीं अनुसूची। 10वीं में है दल बदल कानून,
बदल कानून। अगर कह दिया 9वीं अनुसूची, 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। अगर कह दिया जाए 8वीं अनुसूची तो 22 भाषाओं का उल्लेख, इसमें क्या है 22 भाषाओं का उल्लेख। अगर आपसे कह दिया जाए 7वीं अनुसूची, 7वीं तो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। अगर कह दिया जाए पहली अनुसूची, पहली तो राज्यों के बारे में इसमें बताया गया 28 राज्य जो हैं उनके बारे में, ठीक। अगर कह दिया दूसरी अनुसूची तो इसमें विभिन्न पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख है। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख है किस अनुसूची में, तो दूसरी अनुसूची में, ठीक भैया। अब आते हैं हम लोग तीसरी अनुसूची भी जान लेते हैं। तीसरी में शपथ का प्रावधान विभिन्न अधिकारियों के, अर्थात जो 2 के अनुसार वेतन भत्ते का जिनका उल्लेख उन्हीं का इनमें शपथ का प्रावधान है, ठीक भैया। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, तो 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 8 का डी इज राइट। कोई दिक्कत बोलो जल्दी। चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग से प्रभावित होता है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग से प्रभावित होता है मानव शरीर का कौन सा भाग, ठीक। तो देखो भैया, पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है हड्डियां, तीसरा है पैर, चौथा है हृदय। तो देखो सबसे पहले तुम लोग जान लेते हैं मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या, कुल अस्थियों की संख्या 206 है। एक मनुष्य के, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 होती हैं, ठीक। अगर कह दिया जाए कि जो पैर है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। कौन सी होती है, फीमर, या इसी को बोलते हैं उरु हड्डी। क्या बोलते हैं, उरु हड्डी, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, तो पैर में पाई जाती है। फीमर कहाँ पाई जाती है, पैर में, ब्रेकड़ जांघ में पाई जाती है, ठीक, जांघ के पास, ठीक। अगर कह दिया जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हड्डी है, ठीक। कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है, ठीक। कान में आपकी 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। एक कान में 3 हड्डी, दोनों मिला के 6 हड्डी, ठीक। अगर आपसे कह दिया जाए कि टिबिया हड्डी, तो ये भी पैर में पाई जाती है। टिबिया कहाँ पाई जाती है, पैर में। फेबुला हड्डी, ये भी कहाँ पाई जाती है, पैर में ही पाई जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ओके। तो अब क्वेश्चन करा कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग से प्रभावित होता है, तो भैया इससे हड्डियां प्रभावित होती। कौन प्रभावित होता है, हड्डियां प्रभावित होती है। 9 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। माना जाता है इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की हड्डियां नॉर्मली झटके से भी टूटने लगती हैं, ठीक। कोई दिक्कत, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि जीवाणु के कारण। ठीक, तो देखो चेचक, जुकाम, निमोनिया, पायरिया। तो पायरिया तो भैया देखो परजीवी से होता है। पायरिया किससे होता है? परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, पायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया, ये सब क्या होते हैं? परजीवी द्वारा होने वाले रोग होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कह दिया चेचक और जुकाम, तो ये दोनों होते हैं भैया वायरस से, यानी कि विषाणु जनित रोग हैं। विषाणु जनित रोग भाई, चेचक हो गया, जुकाम हो गया, आपका एड्स हो गया, ये सब किससे होते हैं? ये सब विषाणु जनित रोग होते हैं। ठीक है, कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं। ठीक, अब इनमें बचा कौन? निमोनिया। तो 10 का सी इज राइट। निमोनिया किससे होता है? ये होता है भैया बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होता है। ठीक, किससे होता है? जीवाणु से होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। नहीं ना? सभी को सारी चीज़ें समझ में आई? ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? ओके बच्चा, ऑप्शन ए है गोरखपुर, 2 है मुरादाबाद, तीसरा है सी नंबर कन्नौज और डी नंबर चंदौली। तो देखो सबसे पहले तो चंदौली है, इसे धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा कहा जाता है। जो मुरादाबाद है इसे पीतल नगरी कहा जाता है। पीतल नगरी कहा जाता है। ठीक, गोरखपुर को खिलौना नगरी कहा जाता है। खिलौना नगरी, यहाँ पर चिकनी मिट्टी के खिलौने बनते हैं, बर्तन भी बनते हैं। ठीक, और चीज़ ध्यान देना, अगर आपसे कह दिया जाए ताला नगरी, ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। चाकू नगरी रामपुर को कहा जाता है। आंवला नगरी प्रतापगढ़ को कहा जाता है। अमरूद नगरी इलाहाबाद को कहा जाता है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? ओके, तो अगर कह दिया जाए उत्तर प्रदेश किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है, तो कन्नौज को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। लेकिन यहीं पे ध्यान देना, कन्नौज को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे इत्र नगरी। इत्र नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। इसे स्वर्गद्वारी भी कहा जाता है। स्वर्गद्वारी भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अर्थात कन्नौज को कहा जाता है। ठीक, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चा, तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है बच्चा। ओके, कह रहा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? जो उत्तर प्रदेश है उसका जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने % है? तो देखो भैया, पहली बात तो जानो कि भारत का क्षेत्रफल है कितना। ठीक, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किमी है। ठीक, लगभग। ओके, और जो यूपी का क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, ये है 2,40,000
2,40,928 2,40,928 वर्ग किलोमीटर कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। ओके, अब यही भी ध्यान देना, जो यूपी है, यूपी का सबसे पूर्वी जिला जो है, यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। सबसे दक्षिण में कौन सा है? सोनभद्र है। सबसे पश्चिम में कौन सा है? शामली। और सबसे उत्तर में कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर सबसे उत्तर में कौन सा है? तो सहारनपुर है। कोई दिक्कत? ओके बच्चा, बोलो जल्दी। चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से किसे पोटास एलम के नाम से जाना जाता है? किसे? निम्न में से किसे पोटास एलम के नाम से जाना जाता है? बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, फिटकरी, बेकिंग सोडा। ठीक, तो देखो भैया, जो बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसका प्रयोग देखना कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा होता है, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में। ठीक, जब अम्ल वर्षा होती है तो मिट्टी की अम्लीयता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। इस चूने का प्रयोग हम लोग खाने में भी करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? खाने में भी किया जाता है। दूसरा, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, ये होता है CaO, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। अब इसका जो नाम होता है, रासायनिक नाम, यह कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ओके बच्चा, अब इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से सीमेंट बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसका मुख्य रूप से प्रयोग कहाँ किया जाता है? सीमेंट बनाने में किया जाता है। कोई दिक्कत? ओके, लेकिन इसी के साथ इसकी क्रिया जब हम जल के साथ करवाते हैं तो हमको बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक है, फिर एक होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोलो या खाने वाला सोडा बोलो या बेकिंग पाउडर बोलो, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक ही हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अब देखो, इसका प्रयोग खाने वाली चीज़ों को फुलाने में किया जाता है, फुलाने में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? खाने वाली चीज़ों को फुलाने में। जैसे कचौड़ी वगैरह बनती है घरों में, तो उसमें क्या डालते हैं? बेकिंग सोडा ही तो डालते हैं। ठीक है, अब कह रहा निम्नलिखित में से किसे पोटास एलम के नाम से जाना जाता है? तो पोटास एलम के नाम से फिटकरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, अब ये जो फिटकरी होती है, फिटकरी का प्रयोग साधारण ब्लड क्लॉटिंग, मतलब साधारण रक्त को जमाने में, अर्थात मान लो आपको नॉर्मली कोई चोट लग गई तो फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं किसका? फिटकरी का। या फिर दूषित जल, जो गंदा जल होता है, दूषित जल को स्वच्छ करने के लिए, अर्थात जिस जल में कीचड़ वगैरह होता है तो इसमें फिटकरी डाल देना, जल क्या होता है? स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो सबको, बोलो सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, इसी के साथ ये सेशन हमारा होता है फिनिश।
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।